सॉरी, मैं माइक लगाना भूल गया था। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को जिस मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट किसके इक्वल हो ये। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट जीरो के इक्वल हो। चलिए फिर से आ जाते हैं हम इस पे। ये यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे। ठीक है, जिस मैट्रिक्स के अंदर देखिए ये डायगोनल एलिमेंट वन के इक्वल हो, अदर एलिमेंट जीरो हो। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट क्या हो, वन के इक्वल हो, और बाकी क्या हो, जीरो के, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या बताया आपको कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब किसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमारा मैट्रिक्स क्या रहता है, वही मैट्रिक्स रहता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि हमारे पास यहाँ नीचे लिखा हुआ है ए आई इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ कि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स को, तो वो क्या मिलता है हमें, वही सेम मैट्रिक्स मिल जाता है। सिंपल अलजेब्रा में, लीनियर अलजेब्रा में जो काम हमारा वन करता है, जैसे 3 × 1 किसके इक्वल होगा, वन के इक्वल, वही काम मैट्रिक्स अलजेब्रा में कौन करता है, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स करता है। कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, जैसे फॉर एग्जांपल अभी लिया था हमने कि एक मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ 3, 4, 1 एंड 2। ठीक है, क्लियर है बात। और इस मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 1, 0, 0 एंड 1 से। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक, तो अब आइए कि मल्टीप्लाई 3, 4 से अगर हमने 1, 0 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 3, 4 हमारे पास ये मैट्रिक्स है। हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में कल बात कर चुके हैं कि हम फर्स्ट मैट्रिक्स के रो से सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3, 4 से आप मल्टीप्लाई करके 3 बनता 3, 4 × 0 इज इक्वल टू 0, 3 आ जाएगा। 3, 4 से 0, 1 को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, 0 + 4 इज इक्वल टू 4। 1, 2 से सेकंड रो से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 1 × 1 1 हो जाएगा, 2 × 0 0, तो मल्टी फाइनल क्या मिलेगा हमें, 1। उसी तरह से 1 × 2 से 0, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा। तो ये हमारे पास जान रहे हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे वो कोई चेंज नहीं होता है, वही मैट्रिक्स मिल जाता है हम लोगों को। क्लियर है बात यहाँ तक। ठीक है, चलिए अब इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसी के अंदर देखिए, यहाँ भी मल्टीप्लाई करके देखिए। ये जो एग्जांपल अभी आपके सामने मैंने दिया, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 17 में देखा जाए, ये वाला एग्जांपल जो नंबर 17, दो मैट्रिक्स है आपके पास, कौन कौन सा, एक मैट्रिक्स है 2, 3, 1, 4, दूसरा मैट्रिक्स है 1, 0, 0, 1, ये एंट्री मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए, तो फर्स्ट रो हमारे पास क्या है यहाँ पे 2, 3, और दूसरे सेकंड रो क्या है 1, 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 × 1 2 और 3 × 0 3 इज इक्वल टू 0। तो 2 + 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट 2 के इक्वल। सिमिलरली फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, ये वाला कॉलम। ठीक है, क्या आएगा, 2 × 0 0, 3 × 1 3, तो 0 + 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, फिर उसी तरीके से आ जाइए आप सेकंड कॉलम पे। सेकंड रो कौन है हमारे पास, 1, 4, सेकंड रो, ये देखिए 1, 4। इस 1, 4 से हम 1, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 1 × 1 4 × 0, 1 × 1 1 रहेगा, 4 × 0 0, तो ये आ जाएगा 1 + 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसी तरीके से हम वन सेकंड रो से फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको, सेकंड कॉलम को, तो 1 से 0 मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है, उसी तरह 4 से 1 मल्टीप्लाई होगा, तो 0 + 4 इज इक्वल टू 4। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम लोग मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट मिलेगा हमें, वो क्या मिलेगा, सेम मैट्रिक्स मिलेगा, कोई असर उस पर, उस मैट्रिक्स पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, उसी तरीके से आप आगे आइए, देखिए आगे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे हमने 3 × 3 का एक मैट्रिक्स लिया है। ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे फर्स्ट रो हमारे पास कौन सा है, ठीक है, इसमें फर्स्ट रो हमारे पास है 3, 2, 1। ठीक है, और यहाँ फर्स्ट कॉलम क्या है हमारे पास, 1, 0, 0। आप देख लें कि फर्स्ट एलिमेंट ही सिर्फ मल्टीप्लाई होकर के 3 देगा, बाकी सब 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आप देखिए फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किए, तो पहला एलिमेंट 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 होगा, थर्ड एलिमेंट 1 से 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो सेकंड एलिमेंट ही हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा 2 के बराबर। उसी तरीके से फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, तो पहला दो एलिमेंट 0 हो जाएगा, और लास्ट वाला 1 से 1 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसके अंदर,
कि ये मैट्रिक्स हमारे पास 1 के इक्वल आ गया। क्लियर है बात? उसी तरीके से आप सेकंड रो से मल्टीप्लाई करें, थर्ड रो से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे 153 से 100 को, तो क्या आएगा हमारे पास, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, उसी सेकंड रो 153 से 010 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम को, तो क्या मिलेगा हमें, 5 मिलेगा। ठीक है, 153 से आप देखिए मल्टीप्लाई करके 1 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, सो क्या मिलेगा यहाँ पे हमारे पास 3। सिमिलरली 219, ठीक है, दिख रहा है आपको लास्ट वाला कॉलम, अब लास्ट वाला रो 319, 219 से हम मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 1 2, बाकी दोनों एलिमेंट 0, सो आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, 219 से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, 219 से सेकंड कॉलम 010 को, 010 को, ठीक है, क्या आएगा ये 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 9 इंटू 0 0, सो 1 आ जाएगा आंसर हमारे पास। ठीक है, उसी तरह 219 से 001 को, तो पहला दो एलिमेंट 0 हो जाएगा और लास्ट एलिमेंट हमारे पास 9 बचेगा। क्लियर है यहाँ तक बात? तो ये आपने देखा कि हमने जब भी किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो उस मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वही मैट्रिक्स हमारे पास रह जा रहा है। ठीक है, आज का नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, आज के टॉपिक की पहली बात क्या थी हमारे पास, वो याद रखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो चेंज। जैसे नॉर्मल अलजेब्रा के अंदर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को, तो वही नंबर मिलता है। ठीक है, यहाँ तक बात। चलिए, तो सिर्फ आपको यहाँ पे फॉर्मेट की बात रखनी है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को माइंड में रखिए कि ये I1 की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के टर्म में, मल्टीप्लीकेशन जब भी करेंगे तो किसकी तरह बिहेव करेगा, 1 की तरह। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, वो ये है कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। ठीक है, तो ट्रांसपोज कहते हैं मैट्रिक्स के कि मैट्रिक्स के रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए। जो रोज में एलिमेंट है उनको कॉलम में बना दिया, जो कॉलम में एलिमेंट है उनको रोज में बना दिया। सिंपल सी बात। ये हमारे पास जब भी कहा जाए कि व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, तो कहेंगे कि द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज फाउंड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। रो को कॉलम बना दिया जाए और कॉलम को रो बना दिया जाए। ठीक है, जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है, जैसे ये ABC हॉरिजॉन्टल बन रहा है यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल रो जो है हमारे पास, इसको क्या बना देना है, वर्टिकल कॉलम। सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। क्लियर है? तो ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स अगर दिख गया है आपको, ठीक है, जिसके बारे में कहा जाए कि इस मैट्रिक्स को हमें बनाना है क्या, ट्रांसपोज निकालना, तो ट्रांसपोज के लिए क्या बताया गया आपको कि ट्रांसपोज के लिए आपको करना क्या है कि उस मैट्रिक्स के रोज को इंटरचेंज कर देना, किसमें, कॉलम के अंदर। जैसे यहाँ भी आपने देखा कि ये मैट्रिक्स ए दिख रहा है आपको, ये वाला मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज है। ठीक है, तो क्या हुआ, ABC यहाँ किस में था, रो में था, ये ABC को यहाँ क्या बना दिया गया, कॉलम बना दिया गया। ठीक है, उसी तरीके से 1 2 3 यहाँ क्या है, रो में है, तो 1 2 3 को क्या बना दिया गया, यहाँ पे कॉलम बना दिया गया। क्लियर है बात? तो बस इतना ही सिंपल सा है कि ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में इंटरचेंज कर देना, ये ट्रांसपोज कहलाता है। अब ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 1, एक मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज निकाला, फिर वापस उसका ट्रांसपोज निकाल दिया। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, ए मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज निकाला A'। ठीक है, अब बाकी फिर A' का हम लोग निकालेंगे, तो क्या करेंगे, ये जो पहला रो है A1, ठीक है, उस A1 को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रो को, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, देखिए फर्स्ट रो हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये A1। ठीक है, इस A1 को हम लोगों को क्या करना है, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, A1 यहाँ बन गया। क्लियर है, ये वाला। तो इस तरीके से हमारे पास B2 सेकंड रो है, उसको सेकंड कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो वही मैट्रिक्स आपको दोबारा मिल जाएगा। किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का वापस आपने ट्रांसपोज निकाल दिया, तो क्या मिलेगा आपको, वही मैट्रिक्स दोबारा मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 2 3 और जो है हमारे पास प्रॉपर्टी। नंबर 3 प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि आप दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद, ये वाला, ठीक है, दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद उसका ट्रांसपोज निकालिए, या ट्रांसपोज निकाल करके ऐड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। दो मैट्रिक्स का ऐड करके ट्रांसपोज निकालिए या ट्रांसपोज निकाल करके ऐड कीजिए, दोनों इक्वल रहेगा। उसी तरह से किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करके, किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करके तब ट्रांसपोज निकालिए, या ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई कीजिए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसी तरीके से आपके पास यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि ये देखिए कि दो मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई किया, A B को, और उसका ट्रांसपोज निकाला, मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज निकाला। तो ऐसा अगर हम करते हैं कि ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स दूसरा आ जाएगा,
तो क्या करेंगे हम लोग, तो उसमें एक प्रॉपर्टी आती है उसकी कि आप पहले जो ट्रांसपोज अगर निकालेंगे तब उल्टा कर देंगे, बी को पहले कर देंगे बी के ट्रांसपोज को, और ए के ट्रांसपोज को बाद में कर देंगे, ये प्रॉपर्टी उसका। क्लियर है बात? तो ये ठीक है। यहाँ पे टोटल 4 प्रॉपर्टीज आई। क्या क्या प्रॉपर्टीज आई हमारे पास? नंबर 1 प्रॉपर्टीज, किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग उसका ट्रांसपोज निकाला हमने, अब फिर उस ट्रांसपोज का हमने क्या कर दिया, फिर दोबारा ट्रांसपोज निकाल दिया, तो वही मैट्रिक्स रिजल्ट में मिलेगा हमें। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? दो मैट्रिक्स को हमने ऐड करके तब ट्रांसपोज निकाला, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया तब ट्रांसपोज निकाला, या ट्रांसपोज निकाल करके ऐड किया, दोनों बात बराबर होगी। तीसरा क्या है? किसी नंबर के से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया। जैसे सपोज कर लीजिए एक मैट्रिक्स हमारे पास है, ठीक है, 2 3 1 5, ठीक है, ये मैट्रिक्स एक हमारे पास आ गया। इस मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज निकालना, तो ट्रांसपोज का क्या होगा? देखिए इसका ट्रांसपोज क्या होगा, सॉरी इसको इसको मैंने मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालना सपोज, तो मान लिया इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6, ठीक है, 9 और 3 और 3 5 ज़ा 15, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आया है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके अब इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा हमारे पास? फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा एलिमेंट 6 और 9, जो फर्स्ट रो का एलिमेंट उसको क्या बना दिया, फर्स्ट कॉलम। उसी तरह से 3 और 15, जो सेकंड रो था उसको ये हमने निकाला, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने ट्रांसपोज निकाला। अब देखिए यहाँ से एक और बात, कि अगर हमने पहले ट्रांसपोज निकाल दिया होता, ठीक है, तो 2 3 और 1 5, क्लियर है बात? तब मल्टीप्लाई करते किस नंबर से? 3 से। आपको जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलता है 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15। तो देखिए ये जो ऊपर में हमारे पास आंसर आया ये वाला आंसर, और ये लास्ट में जो आंसर आया था जो हमने मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज निकाला था, दोनों आपस में क्या है? सेम, 6 3 9 50। तो यही हमारा थर्ड जो है क्या, कि किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालें या ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई करें, दोनों से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता मैट्रिक्स के ऊपर। और चौथी प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, कि अगर आपने किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया देन ट्रांसपोज निकाला, या अगर आप ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप उसके ऑर्डर को इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक है। बाद वाले मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को फर्स्ट में कर दिए, सेकंड वाले मैट्रिक्स को बाद में कर दिए, फर्स्ट वाले को सेकंड में कर दीजिए। तो ये हमारा क्या कहलाएगा कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज में मल्टीप्लीकेशन में ये प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है, यहाँ तक बात। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना है। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अक्सर आते हैं बिहार बोर्ड के अंदर, जैसे ये वाला जो लास्ट वाला है हमारे पास, कि ए बी का जो हमारे पास ट्रांसपोज ये वाला जो है ये अक्सर पूछ देता है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, इसको याद रखना है कि ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, ठीक है। नाउ अब इसकी और भी प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की, क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये देखिए प्रॉपर्टी नंबर, अगर किसी मैट्रिक्स का हमारे पास, ठीक है, किसी मैट्रिक्स का हमारे पास अगर आ गया ट्रांसपोज उसके बराबर, ठीक है, कोई मैट्रिक्स ऐसा हमारे पास जिसके पास ट्रांसपोज क्या आ गया, उसके इक्वल आ गया, जैसे ये स्टार्ट मार्क करके जो लिखा हुआ है कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास है इसके अंदर क्या दिख रहा है हम लोग, कि ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, ये उसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज निकाला और ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, एक सेकेंड, तो हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, ये ट्रांसपोज है, ठीक है, तो ये ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, ये ए डैश के बराबर। तो कहा जाएगा कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालें और वो उसके इक्वल आ जाए तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे अभी देखिए एग्जाम्पल नंबर 19, क्या दिख रहा है एग्जाम्पल नंबर 19 में, कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, उसका ट्रांसपोज निकालना, एलिमेंट क्या है 2 5 5 1, ठीक है। तो अब इसका ट्रांसपोज निकालिए, क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो में हमारे पास एलिमेंट है 2 एंड 5, तो हम फर्स्ट रो के एलिमेंट को क्या लिखेंगे, 2 एंड 5, फर्स्ट कॉलम बना देंगे। उसी तरह सेकंड रो में है हमारे पास 5 एंड 1, तो इसको क्या बना देंगे हम लोग, 5 एंड 1, ठीक है। तो देखिए उस मैट्रिक्स पे कोई असर पड़ा, 2 5 5 1 वही सेम मैट्रिक्स रह गया, ठीक है। उसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 20 देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 20 में क्या है कि फर्स्ट रो कॉलम में हमारे पास एलिमेंट है -2 6 3, -2 6 3 को हम लोग क्या करेंगे, बना देंगे क्या चीज़, कि फर्स्ट कॉलम। उसी तरह सेकंड रो में क्या 6 5 -1, तो इसको भी लिख दीजिए 6 5 -1, ठीक है। उसका लास्ट एलिमेंट में क्या है, लास्ट रो में 3 -1 7, तो आप इसको लिखेंगे 3 -1 एंड 7, ठीक है।
तो अब देखिए ये जो मैट्रिक्स नया तैयार हुआ है ट्रांसपोज निकालने के बाद, क्या इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? तो पहले रो में देखिए 2-263 एलिमेंट है, यहाँ भी -263 एलिमेंट है, -6 6 -6 5 -1 है सेकंड रो में, यहाँ भी 6 5 -1 है। थर्ड रो में क्या 3 -1 और 7, यहाँ भी 3 -1 और 7 है। तो ऐसे मैट्रिक्स जहाँ ट्रांसपोज निकालने के बाद कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स जिन पे ट्रांसपोज निकालने के बाद कोई इफेक्ट ना पड़े, उन मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाते हैं। ऐसे मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी के ऊपर। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, मतलब स्टैंडर्ड क्या पहचानने का तरीका बता रहा हूँ आपको। ठीक है, किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानना है तो पहली बात तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्या होगा वो? स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरी बात उसके अंदर याद रखिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारा ये डायगोनल एलिमेंट दिख रहा है, ये ए बी, ये डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट होगा। किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, लेकिन डायगोनल एलिमेंट के ऊपर और नीचे देखिए आप, ऊपर भी सी है, ठीक है, और नीचे भी क्या है? सी है। मतलब ये डायगोनल को अगर हम मान लें क्या चीज़? मिरर, तो उसका मिरर इमेज बनेगा। ठीक है, बहुत ही आसान है कि डायगोनल एलिमेंट कुछ भी होगा, डायगोनल के ऊपर जो होगा वही डायगोनल के नीचे होगा। ठीक है, ये पहचान है। सेकंड वाले में देखिए यहाँ भी, यहाँ पे हमारे पास डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से है? ए बी सी है ये। अब ए बी सी के ऊपर देखिए डी ई एफ, और नीचे भी देखिए डी ई एफ। ठीक है, ये हमारा A12 का पोजीशन है, ये पोजीशन A21 का, ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज बनना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से A13 का पोजीशन और A31 का पोजीशन, ये दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से ए ये 2-1 2-3 का पोजीशन है, A32 का पोजीशन है, मतलब ए जे आई के बराबर होना चाहिए। ठीक है, हर एलिमेंट का AIJ किसके बराबर होना चाहिए? AJI के बराबर। क्लियर? तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान क्या रहेगी? कि बहुत आसान है उसको पहचानना, कि जब भी हम देखें सिमेट्रिक मैट्रिक्स को तो क्या है, उसका एक फॉर्मेट याद रख लीजिए आप, कि डायगोनल एलिमेंट, जब भी आपको कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना हो, मान लिया 2x2 ऑर्डर का आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है, ठीक है, क्लियर? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप देख लेते, मान लेते सपोज कर लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया हमने, डायगोनल एलिमेंट 3 4। अब यहाँ लिया 1, तो यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा? 1। क्लियर है बात? तो डायगोनल एलिमेंट में कुछ भी रख दीजिए आप, ठीक है, लेकिन आपका जो डायगोनल के ऊपर नीचे एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, ये 1 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? 1। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, उसी तरीके से आप 3x3 ऑर्डर का भी लिख सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए 3x3 का लिखते हैं हम लोग, तो डायगोनल एलिमेंट को पहले आप लिख लीजिए, डायगोनल एलिमेंट को लिख लिया 3 4 1। ठीक है, यहाँ लिखा अगर मान लिया 2, यहाँ भी क्या होना चाहिए? 2। यहाँ लिखा -3, यहाँ भी क्या होना चाहिए? -3। यहाँ लिखा आपने 5, यहाँ भी क्या लिखना होगा? 5। ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानना बहुत ही आसान है, कि डायगोनल एलिमेंट को आप ले लीजिए और डायगोनल एलिमेंट के ऊपर और नीचे सेम मैट्रिक्स सेम एलिमेंट हो, वो कहलाता है, ये मिरर इमेज बन रहा हो, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म को आप नोट कर लीजिए। ये कहीं पे भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानने में आपको मदद देगा। ये एकदम आसान सा तरीका है, शॉर्टकट तरीका जिसको कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है? ठीक है, इस पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये प्रॉपर्टीज अगर आप याद रखेंगे तो आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस पे जो है हल हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए क्या है, कि एडिशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है? एडिशन एंड डिफरेंस ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिजल्ट इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब दो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपके पास, उन दोनों को आपने ऐड कर दिया, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों है, ए एक मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स बी है, ए और बी मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स को आपने ऐड किया, तो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा हमें, ठीक है, A+B, वो A+B भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कि हमने एक मैट्रिक्स ए लिया, ठीक है, और इस मैट्रिक्स को हम लोग लेते हैं ये 2 5 5 1, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक और मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग बी, ठीक है, तो ये बी मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, तो बी मैट्रिक्स हम लोग ले रहे हैं,
बी मैट्रिक्स हमारे पास है कि दे देते हैं इसको हम लोग 3 4 4, ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दोनों को ऐड करते हैं, ए प्लस बी निकालते हैं। ए प्लस बी निकालिए, क्या आएगा? ए प्लस बी देखिए क्या आ रहा है, 2 3 ऐड होकर के 5 हो जाएगा, 5 और 4 ऐड होकर के 9 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 4 ऐड होकर के 9 हो जाएगा, 2 और 1 ऐड होकर के 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये भी आपका जो रिजल्ट आया क्या है, सिमेट्रिक। डायगोनल एलिमेंट के ऊपर नीचे देखिए 9 9 मिल रहा है आपको, यहाँ भी 9 मिल रहा है आपको, यहाँ भी 9। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या समझ में आई कि किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, 3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा, हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। द सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिजल्ट इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है पहली प्रॉपर्टी? ये आपको याद रखना है, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं कि ए एंड बी आर 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए माइनस बी इज अ सिमेट्रिक, एस की सिमेट्रिक वगैरह वगैरह। ठीक है, उसी तरह से ए एंड बी आर 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए प्लस बी इज कौन सा मैट्रिक्स, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तीसरी सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। इफ ए एंड बी आर 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, देन ये फॉलो करेगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव। क्या है? प्रोडक्ट में कि ए बी को मल्टीप्लाई करें या बी ए को मल्टीप्लाई करें, दोनों बराबर रहेगा। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी है कि ए बी को मल्टीप्लाई करने पे बी ए मल्टीप्लाई दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब ये है कि ए एंड बी सिमेट्रिक है। बात समझ में आई? जनरली हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ए बी और बी ए ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो जाए। ए बी एंड बी ए आपस में इक्वल ज़रूरी नहीं हो जाए। ठीक है, अगर हो रहे हैं इक्वल, ठीक है, इफ़ ए बी बराबर है इक्वल किसके? बी ए के, इसका मतलब ये है कि ए और बी कौन से? सिमेट्रिक मैट्रिक्स थे। याद रखना है पहली बात कि जनरली ए बी, आमतौर पे ए बी ए के इक्वल नहीं होता है। क्लियर है? ए बी ए के इक्वल नहीं होता। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आपस में कम्यूटेटिव नहीं होता है, लेकिन अगर वो कम्यूटेटिव हो रहा है इसका मतलब ए बी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, उसी तरीके से कल हम लोगों ने एक मैट्रिक्स लिया था ए, फिर उसका स्क्वायर निकाला था, ए स्क्वायर ए क्यूब, इस तरह से निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करने पे ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, उसी तरह से ए क्यूब निकाल सकते हैं। तो जितनी बार भी आप मल्टीप्लाई कर दें सेम मैट्रिक्स को, अगर वो मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो ए मैट्रिक्स का पावर हम कुछ भी रख दें, एन रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, ए स्क्वायर निकालें, ए क्यूब निकालें, वो भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक ही होगा। ठीक है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी? इफ अ मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक देन ए टू द पावर एन इज ऑल्सो सिमेट्रिक। क्लियर है बात? चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हमारे पास। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, ये हम आगे पढ़ेंगे, वैसे इसके बारे में से बता देता हूँ मैं। इनवर्स क्या होता है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इनवर्स हमारा कह रहा है कि इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा। क्या क्या पढ़ा अभी हमने? ए अगर सिमेट्रिक होगा तो उसका इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा। ठीक है, उसका ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होगा। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोज को हमने क्या कहा, सिमेट्रिक का पहचानिए कि दोनों आपस में इक्वल हो जाए। क्लियर है बात? ठीक है, अब आइए, कोई एक मैट्रिक्स हमने ले लिया नॉर्मली। ठीक है, मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए हमारे पास। ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम लोगों ने ले लिया कि ये मैट्रिक्स हमारे पास है 2 1 3 4। ठीक है, अब बताइए ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक तो है नहीं। ठीक है, जाहिर सी बात है, डायगोनल एलिमेंट 2 4 के ऊपर नीचे अलग अलग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज निकालिए। तो ट्रांसपोज क्या आएगा इसका कि हम 2 1 रो में था तो 2 1 कहाँ पे आ जाएगा? कॉलम में आ जाएगा। 2 1 कहाँ पे आएगा? कॉलम में। उसी तरह से 3 4 रो में है तो 3 4 कहाँ आ जाएगा? कॉलम में आ जाएगा। क्लियर है बात? तो अब 2 1 और 3 4 किस में आ गए? कॉलम में। ये ट्रांसपोज निकल गया इसका। ठीक है, अब देखिए ट्रांसपोज भी डिफरेंट है। क्लियर है? जैसी बात सिमेट्रिक नहीं था तो ट्रांसपोज अलग आया, लेकिन अगर हमने इन दोनों को ऐड किया, ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स को हमारे पास हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो क्या आएगा ऐड करके? 2 2 4, ठीक है, 3 1 4, 3 1 4 एंड 4 4 8। अब बताइए क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ कि नहीं हुआ? डायगोनल एलिमेंट ये जो 4 और 8 है, इसके ऊपर नीचे दोनों क्या सेम। यही बात हमारी लास्ट प्रॉपर्टी में लिखी हुई है कि अगर हमने किसी भी मैट्रिक्स को, एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको आपने उसके ट्रांसपोज में ऐड कर दिया तो वो हमेशा जो मैट्रिक्स होगा, रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा सिमेट्रिक हो। ठीक है, तो फिर से एक बार सारी प्रॉपर्टी को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इस पर आपके बिहार बोर्ड के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कि दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करिए, जोड़िए या घटाइए, जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या रहेगा?
सिमेट्रिक ही मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ए बी और बी कम्यूटेटिव हो रहा है तभी, और इक्वल हो रहा है आपस में, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किया कम्यूटेटिव है अगर वो आपस में, इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। तीसरा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कितनी बार भी आपस में मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर ए क्यूब एक फाइव निकालें, वो हमेशा सिमेट्रिक ही रहेगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा, हमेशा सिमेट्रिक ही रहेगा। ठीक है, उसी तरह से किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को जब हम उस मैट्रिक्स में ऐड कर देते हैं तो वो मैट्रिक्स हमारा क्या बन जाता है, वो मैट्रिक्स हमेशा हमारा बन जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को आप लोग अगर उसमें ऐड कर देते तो क्या बन जाएगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि अगर किसी मैट्रिक्स का हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वो निकाला, ठीक है, और जैसे यहाँ पे हमारे पास है एक मैट्रिक्स ए है, उसका हमने ट्रांसपोज निकाला। ठीक है, और क्या देख रहे हैं कि वो ट्रांसपोज निगेटिव के इक्वल आ गया, उस मैट्रिक्स के निगेटिव के इक्वल आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एग्जांपल हमारे पास है कि दोनों डायगोनल एलिमेंट किसके इक्वल हैं, जीरो के इक्वल। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका ट्रांसपोज निकालिए, ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 0 एंड -5। ठीक है, और 5 एंड आया। अब जाहिर सी बात है ये जो दोनों मैट्रिक्स है आपस में, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका फर्स्ट रो क्या है, 0 -5, इसका फर्स्ट रो क्या आ रहा है, 0 5 आ रहा है। लेकिन अगर हमने इस मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये जो हमारा रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को आपने अगर किससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से, तो जानते हैं जीरो पे माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, 5 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5। ठीक है, उसी तरीके से फिर से समझाया जाए, फिर से समझाते हैं, एक सेकेंड। हमें किसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज निकाला, ठीक है, किसी ने ट्रांसपोज निकाला। अब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के बाद आपने क्या देखा, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हमारे पास है, ये वाला मैट्रिक्स देखिए, जिसमें जीरो फर्स्ट रो में क्या एलिमेंट है हमारे पास, 0 -5, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 -5। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड रो हमारा है 5 0, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉलम 5 0। यहाँ से गौर से देख लीजिए, 0 5 फर्स्ट रो में, -5 फर्स्ट रो में था, उसको हमने फर्स्ट कॉलम में कर दिया 0 -5। ठीक है, उसी तरह से 5 और 0 सेकंड रो में था, उसको हमने क्या कर दिया, सेकंड कॉलम 5 0। अब देखिए कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या आपको सेम लग रहा है? ठीक है, बिल्कुल सेम नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या है, तो फर्स्ट रो का हमारे पास सेकंड एलिमेंट है, ठीक है, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट हमारे पास यहाँ क्या दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, जबकि यहाँ क्या है, -5। ठीक है, जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स उसके अंदर क्या दिख रहा है, ये -5। तो अब इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। लेकिन अगर हमने ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है, इस मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। -5 हमको बता चुके हैं कि जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसको, किसी भी मैट्रिक्स को, तो उसका हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है। -1 से -5 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, 5। उसी तरह से ये आ जाएगा 0। तो अब आप देखिए कि ये माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद इस मैट्रिक्स के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ऐसा मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स का क्या हो जाए, उसका ट्रांसपोज उसके निगेटिव के इक्वल आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे ये वाला एग्जांपल आपने देखा, उसी तरीके से आप ये वाला एग्जांपल देखिए। ठीक है, इस वाले एग्जांपल में फर्स्ट रो में कौन कौन से एलिमेंट है, एग्जांपल नंबर 22। ठीक है, 0 -6 एंड -3, तो इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम बना देंगे, 0 -6 -3। उसी तरह से सेकंड रो क्या है हमारे पास, 6 0 -1। ठीक है, 3 1 0। आप खुद देखिए कि अगर हमने इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, इसको जो है बना दिया, वो क्या कहते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला मैट्रिक्स जो आपको दिख रहा है, ये किसके जैसा दिखेगा, उसके जैसा। तो माइनस से आप मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, जीरो पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा -6। ठीक है, ये हो जाएगा -3। ठीक है, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा हमारे पास 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। क्लियर है बात? ये देखिए नीचे ये जो मैट्रिक्स था हमारे पास, ये 0 6 3 वाला, इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 0 -6 -3 6 0 -1 3 1। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स अब जो रिजल्ट आया है, ये मैट्रिक्स किसके इक्वल दिख रहा है आपको, जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स था उसके। ठीक है, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स कौन था हमारे पास, ठीक है, ये वाला।
जो आपके पहले ऑलरेडी था ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है, इसके इक्वल दिख रहा है। अब इसको कहेंगे हम लोग कि ऐसे मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज निकालने पर वो अपने मैट्रिक्स के अपने आप के निगेटिव हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहेंगे उसको हम लोग? एस्क्यू सिमेट्रिक। किसको कहा गया? ऐसे मैट्रिक्स जिनका ट्रांसपोज उसके इक्वल हो जाए वो सिमेट्रिक है, और ऐसे मैट्रिक्स जिनका ट्रांसपोज के निगेटिव के इक्वल हो जाए वो एस्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे, जैसे वहां पे बहुत आसान सा तरीका आपको बताया था सिमेट्रिक को पहचानने का, क्या? डायगोनल एलिमेंट के ऊपर और नीचे मिरर इमेज बनेगा, ठीक है। जैसे ये दो हाथ है हमारा, ठीक है, ये देख लीजिए दो हाथ है, ठीक है। अब ये हमारे पास ये हाथ दोनों अगर हम मिरर के सामने रखें तो क्या होगा? ये एक दूसरे का मिरर इमेज बनेगा, ठीक है। जैसे इसका इमेज ये बन रहा है, तो वही कहने का डायगोनल एलिमेंट के दोनों तरफ जो एलिमेंट होंगे वो आपस में एक दूसरे के इमेज बनेंगे, तो इमेज जो बन रहा है उसको कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे आपने देखा ये जो हमारे पास एग्जाम्पल दिख रहा है ये, ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स देखिए, सिमेट्रिक में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सबसे बड़ी पहचान क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसका डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होगा। डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? हमेशा जीरो। पहचान क्या रहेगी? जब भी किसी मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट जीरो देखें आप समझ जाए कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होने वाला है। दूसरी शर्त क्या है उसके अंदर? कि डायगोनल के ऊपर अगर कोई एलिमेंट है उसका निगेटिव होना चाहिए नीचे, ठीक है। नीचे है तो उसका निगेटिव ऊपर में, ऊपर है तो उसका निगेटिव नीचे में। सी का निगेटिव माइनस सी, माइनस सी का निगेटिव सी। उसी तरीके से यहाँ डायगोनल के ऊपर क्या? माइनस डी, उसका निगेटिव क्या होगा? डी। यहाँ डायगोनल के नीचे क्या है? ई, ई का निगेटिव क्या होगा? माइनस ई, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव इमेज बन जाए, ठीक है। वहां था डायरेक्ट इमेज बन रहा, यहाँ क्या बन रहा है? निगेटिव इमेज। तो निगेटिव इमेज बनेगा तो ये कहलाएगा हमारे पास एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो बहुत आसान सा पहचान है इसका भी, एस्क्यू सिमेट्रिक का भी। एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे हम लोग जिस मैट्रिक्स के अंदर उसका ट्रांसपोज के निगेटिव के इक्वल हो जाए, ठीक है। सिमेट्रिक किसको कहेंगे? जिसमें उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल हो जाए, ठीक है। पहचान क्या बताया सिमेट्रिक की? कि डायगोनल के ऊपर नीचे इमेज बनेगा, ठीक है। इसकी सिमेट्रिक की पहचान क्या बताया? दो पहचान है, पहली डायगोनल एलिमेंट जीरो, और दूसरी पहचान क्या है? डायगोनल के ऊपर और नीचे एलिमेंट एक दूसरे के निगेटिव इमेज बनेंगे। 3 है तो -3 होगा, ठीक है। 4 है तो -4 होगा, 2 है तो -2 होगा। क्लियर है बात यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। प्रॉपर्टीज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की देख लेते हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी, दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। जैसे आपने वहां देखा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर में कि सिमेट्रिक को भी ऐड करते हैं। दूसरा क्या? पहली प्रॉपर्टी हो गई कि दो, जो प्रॉपर्टी सिमेट्रिक में था वही प्रॉपर्टी यहाँ भी है, ठीक है। कि व्हेन वी ऐड टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। नंबर 2, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, स्केलर प्रोडक्ट मतलब अगर ये मैट्रिक्स हमारे पास ये जो दिख रहा है, ठीक है, ऊपर में आते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 को देखिए, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 22 देखें आप। एग्जाम्पल नंबर 22 में अगर आपने इस मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 21 आसानी से देखिए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 21, ठीक है। तो 21 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे पास दो रो वाला ये एलिमेंट, ठीक है। इसको आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? 0 -10 और 5, सॉरी 10 एंड 0, ठीक है। तो आपके पास अभी भी ये क्या बन रहा है? ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बन रहा है, ठीक है। कि अगर हमने किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, पहले से स्क्यू था, मल्टीप्लाई होने के बाद भी क्या रहा है? ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो यही हमारे पास पहली प्रॉपर्टी क्या थी इसकी, कि जब भी किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? स्केलर नंबर से, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या रहेगा? स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा, ठीक है। तीसरी बात जो प्रॉपर्टी तीसरी है वो हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को, कि जो हमारे पास चलिए, लेकिन तीसरी प्रॉपर्टी पे आइए जो हम पहले ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, कि डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो सब के सब जीरो होंगे, ठीक है। और सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट जाहिर सी बात जीरो ही होगा, ठीक है। अब किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपने जोड़ दिया स्कीमेटिक मैट्रिक्स में, ठीक है। ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, एक आते हैं।
कि जब आपने किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, यहाँ देखिए, व्हेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज एडेड टू एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, वो रिजल्टेंट इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, मतलब जो मैट्रिक्स होगा वो, ये इन्वर्स की प्रॉपर्टी बताएंगे तो याद होगा कि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, कि जब किसी हम लोग एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे, जैसे अभी आप एग्जांपल ले रहे थे, ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, -2 एंड 2, ठीक है, क्लियर है। इसको हमने ऐड किया किसमें, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानते हैं आप लोग, 1 0, ठीक है, ऐड कीजिए दोनों को। ऐड करने पे जो रिजल्टेंट आएगा 1 -2 एंड 2, तो ये मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होगा, इसका इन्वर्स निकल सकता है। ये हमें याद रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा उसका हम लोग, ठीक है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड करने पे जो रिजल्ट आएगा वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा। और अभी हम इन्वर्ट के बारे में जब पढ़ेंगे क्लास के एंड में, तो वहाँ आपको पता चलेगा इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्यों कहते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। एक मैट्रिक्स अभी जैसे हमने लिया था ए, और उसमें उसके ट्रांसपोज को ऐड किया तो रिजल्टेंट क्या आया था, वो आया था एस की सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। उसी तरीके से जब हम लोग किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को उस मैट्रिक्स में से माइनस कर देंगे, यहाँ पे मेरे से मिस हो गया, ये एस की सिमेट्रिक हो गई। क्लियर है बात, कि किसी मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका 3 के अंदर एलिमेंट लिया हमने, सपोज 3 4 2 5, ठीक है, ये एक सिंपल मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज निकालिए, तो ट्रांसपोज क्या आएगा इसका, 3 4 2 5। क्लियर है बात। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स था 3 4 2 5, उसका ट्रांसपोज निकाला 3 2 4 5, इन दोनों को आपस में ऐड कर दिए, ठीक है, मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज को क्या मिलेगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अभी हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन देखा ना, सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है, तो क्या आएगा, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 4 गया -2, ठीक है, और 5 में से 5 गया 0। ये क्या मिला, ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है डायगोनल एलिमेंट 0, ठीक है, और आपका जो दोनों एलिमेंट है ये क्या है, 2 का निगेटिव क्या दिख रहा है, माइनस, ठीक है। तो जब भी किसी दो मैट्रिक्स के, एक मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज में से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए प्लस ए डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक, ए माइनस ए डैश इज ऑलवेज एसक्यू सिमेट्रिक्स, याद रहेगा, ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक एंड ए प्लस ए माइनस ए डैश इज एसक्यू सिमेट्रिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक, मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये हमेशा इसके अंदर ये जो बनता है एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक से मिल करके बनता है, ठीक है। मतलब हर स्क्वायर मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम होता है। हर स्क्वायर मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसे अगर आपने इस क्लास में वेक्टर पढ़ेंगे 12th क्लास में, थोड़ा भी पढ़ रखा होगा तो पता होगा कि हर वेक्टर दो वेक्टर का सम होता है, एवरी वेक्टर इज अ सम ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। उसी तरीके से हर हमारे पास जो मैट्रिक वेक्टर है, ठीक है, जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, वो क्या होगा, वो हमेशा दो मैट्रिक्स, एक स्क्यू सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देख लीजिए, यही आपके पास है दिया हुआ, ठीक है, कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसमें, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए पर, यहाँ देख लीजिए, हाफ इंटू ए प्लस हाफ ए डैश, हाफ इंटू ए माइनस हाफ ए डैश, हाफ ए डैश कट जाएगा, हाफ ए प्लस हाफ ए एक इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ए प्लस ए डैश को आप जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं हम लोग, सिमेट्रिक, ए माइनस ए डैश को क्या कहते हैं, इसकी सिमेट्री। तो इसके भी ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिए आप कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, आप याद रख लीजिए इसको फिर से। नोट क्या है, नंबर 1, इफ अ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक देन मैट्रिक्स ए, मतलब एक मैट्रिक्स है, पॉसिबिलिटी तो नहीं है एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी हो स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक, कहीं पे क्या लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, आंसर हमेशा क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वही लिखी हुई है, कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या दिख रही है आपको, कि ये स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
चलिए, तो पॉइंट हमारे पास क्या है कि इफ ए मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास है, ठीक है, तो हम देखते हैं उस मैट्रिक्स के बारे में। एक सेकंड वेट करो बच्चों। ओके, जी, तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे कि अगर एक मैट्रिक्स बोथ सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई बात रखनी है। पॉसिबल हो ही नहीं सकता जीरो के अलावा किसी और के साथ कि वो मैट्रिक्स स्क्यू हो और सिमेट्रिक हो। नंबर टू बात, डायगोनल एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक्स का जीरो होता है, ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको, ये भी याद रख लिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तीसरी बात, दो मैट्रिक्स है ए एंड बी सेम ऑर्डर का, ठीक है, और ए को मल्टीप्लाई कर दिया आपने बी के ट्रांसपोज से, और बी को मल्टीप्लाई किया ए के ट्रांसपोज को, तब दोनों का जो डिफरेंस है वो स्क्यू सिमेट्रिक। एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव के तौर पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये पूछ भी सकता है आपसे, ठीक है। ए कोई मैट्रिक्स है और उसको बी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया, और बी कोई मैट्रिक्स उसको ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से आइए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। फोर्थ क्या है हमारे पास नोट? फोर्थ नोट ये है कि if A is a matrix of order m cross n and B is a matrix of matrix such that A B dash and B A dash दो आर डिफाइंड, मतलब A का भी जो ऊपर वाला हमने देखा है कि A को B के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया वो भी डिफाइन है, और B को B के ट्रांसपोज को A से मल्टीप्लाई किया, मतलब कम्यूटेटिव हो रहा है अगर ऐसा, ठीक है, दोनों डिफाइन हो रहा है। तो ऑर्डर ऑफ बी हमेशा क्या होगा? बी एन। मतलब हम जानते हैं कि प्रोडक्ट जब दो मैट्रिक्स का को मल्टीप्लाई करते हैं आप ए और बी को, तो हम जानते हैं कि ए का जो ऑर्डर होना चाहिए एम क्रॉस एन है, तो बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? एन क्रॉस पी, ठीक है, ताकि ये दोनों बराबर हो एन और एन। तो ए और बी आपस में अगर प्रोडक्ट हो रहा है मल्टीप्लाई, इसका मतलब ए का नंबर ऑफ रो और बी के नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है। उसी तरीके से बी और ए मल्टी आपस में डिफाइन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ पी मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए, एम और पी इक्वल होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। तो एम क्रॉस एन का ऑर्डर होगा तभी पॉसिबल है, ठीक है। लास्ट में आइए हमारे पास कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए इसके एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि एक मैट्रिक्स हमने लिया 3 2 1 1, ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकाला, ठीक है। ट्रांसपोज क्या होगा? 3 2 1 1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिए आपस में, तो थ्री से फर्स्ट रो से हमारे पास क्या मल्टीप्लाई होगा? फर्स्ट कॉलम। तो 3 2 3 9, 2 2 4, 9 एंड पर 4 ऐड कर देंगे हम लोग, 13, ठीक है। फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया, 3 2 जो हमारे पास फर्स्ट रो है उसको सेकंड कॉलम, 3 1 3 2 1 2, कितना आ जाएगा? 5, 3 + 2 मिल करके, ठीक है। उसका सेकंड रो से, ये हमारे पास सेकंड रो है 1 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम को 3 2 को, ठीक है। तो 1 × 3 3, 1 × 2 5। क्लियर है बात यहाँ तक? उसी तरह से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 1 को, लास्ट रो है हमारे पास 1 1, इधर का कॉलम है 1 1, 1 × 1 1, 1 × 1 1, 1 और 1 निकल करके। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे कि डायगोनल एलिमेंट के ऊपर और नीचे सेम एलिमेंट आया 5 एंड 5, ये क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो द प्रोडक्ट ऑफ a matrix and its transpose is always a symmetric matrix. The product of a matrix and its transpose is always a symmetric matrix. और दूसरा क्या बताया था कि the sum of a matrix and its transpose is always symmetric matrix, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए दो बाई याद रखना कि a + a' भी हमेशा सिमेट्रिक होता है, ठीक है, और दूसरा a × a' भी हमेशा सिमेट्रिक ही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए, फोर में हमारे पास क्या था कि, तो फिर से सारे पॉइंट्स को देख लीजिए, ये असल में आपको एमसीक्यूज बनाने में बहुत काम आएंगे ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था कि एक मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक दोनों है, इसका मतलब वो जीरो मैट्रिक्स है,
ठीक है। किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट का सम हमेशा जीरो होता है। ठीक है। अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास ए एंड बी है, ठीक है, और ए बी डैश माइनस बी ए डैश, ए का प्रोडक्ट बी के ट्रांसपोज के साथ माइनस बी का प्रोडक्ट ए के साथ जो भी रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा क्या रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है। और ए कोई मैट्रिक्स है एम इंटू एन ऑर्डर का, और इस तरीके से है कि बी मैट्रिक्स के साथ जब हम उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी डिफाइन हो जाता है, और बी के ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करते हैं वो भी डिफाइन, ए बी और बी ए दोनों डिफाइन है। इसका मतलब बी का भी ऑर्डर ए के इक्वल है। ठीक है। ये सिंपल ट्रांसपोज ना भी हो तो कभी दो मैट्रिक्स है हमारे पास ए बी और बी ए दोनों डिफाइन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास एम इंटू एन के ऑर्डर में, मान लिया ए का ऑर्डर है हमारे पास एम क्रॉस एन, ठीक है, और बी क्या क्या है एन क्रॉस पी, तभी ये हमारा ए बी डिफाइन हो पाएगा। उसी तरह से बी ए डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए कि अगर हमने एन क्रॉस पी लिखा, ए का हमारा एम क्रॉस एन, ये तभी पॉसिबल है जब पी और एम आपस में इक्वल हो। ठीक है। तो ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट हमारे पास है क्या कि किसी भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट उसके ट्रांसपोज के साथ, किसी भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट उसके ट्रांसपोज के साथ जो मिलेगा वो हमेशा क्या रहेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा, जिसका भी एग्जांपल देकर आपको समझाया गया। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ये हमारे पास है इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में बात। ठीक है। चलिए, तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स किसको कहेंगे हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की बात देखते हैं, एक मिनट। तो हम लोग आते हैं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स किसको कहते हैं देखते हैं हम। ठीक है। तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के बारे में क्या दिख रहा है आपके, मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान ले एन क्रॉस एन का, इक्वल इन्वर्टेबल। अगर ए बी और बी ए, ठीक है, ए बी को मल्टीप्लाई करें, ए और बी को, और या बी और ए को, दोनों मिलने के बाद हमें दे क्या चीज़, वो हमें दे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए और बी। जैसे आप जानते हैं कि दो नंबर का प्रोडक्ट, आपके पास दो नंबर है यहाँ पे, ठीक है, सपोज 2 और उसके साथ हमने 1/2 का प्रोडक्ट किया, तो ये रिजल्ट क्या दे रहा है 1। तो 2 का इन्वर्स कहलाता है, हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं 1/2 को, या हम लोग कहते हैं इसको रेसिप्रोकल 1/2 को। उसी तरीके से दो मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई किया, क्या किया आपने, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया। जैसे ए मैट्रिक्स है हमारे पास और एक मैट्रिक्स है बी, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ठीक है। तो ये कहलाएगा हमारा कि ये ए और बी एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है। ठीक है। और ए और बी का क्या होगा, ऑर्डर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है। पहली बात ये है कि जब भी मल्टीप्लाई होगा, जब ये आई देगा, तब दोनों के लिए शर्त क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है। अब हम इस पर एग्जाम्पल डायरेक्ट देखते हैं पहली बार। ठीक है। चलिए ये लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास दो मैट्रिक्स है। ठीक है। एक मैट्रिक्स हम लोग देख रहे हैं कि ये ए मैट्रिक्स दे रखा है 2 5 एंड 1 3। ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स क्या दे रखा है हमारे पास, एक सेकेंड, दूसरा मैट्रिक्स क्या दे रखा है हमारे पास 3 -5 -1 2। ठीक है। इन दोनों मैट्रिक्स को आप देखिए आपस में मल्टीप्लाई करके, ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो रहा है कि 2 5 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, ठीक है, 2 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ये 2 5 हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कीजिए किससे, फर्स्ट रो को हम लोग फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 ज़ा 6, 5 इंटू -5 1 -5, तो 6 -5 ये आ जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है। उसी तरह 2 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 5 -2 को, लास्ट वाला जो एलिमेंट हमारे पास। ठीक है। तो क्या दिख रहा है वहाँ पे हमारे पास कि 2 5 ज़ा -10 और 5 2 ज़ा 10, -10 और 10 मिलकर के क्या आ जाएगा 0। ठीक है। उसी तरीके से आप देखिए 1 3 सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कीजिए, 1 3 ज़ा 3, 3 इंटू -1 क्या आ जाएगा 3,
तो -3 और 3 मिलकर के क्या आ जाएगा 0। उसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड रो को फर्स्ट सेकंड कॉलम से 1 इंटू -5 और 3 इंटू 2 6, -5 + 6 क्या हो जाएगा 1। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या आया हमारे पास, ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। कौन सा मैट्रिक्स, इसको कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं कि ए बी जो हमारा क्या होगा इनवर्स ऑफ ए कहलाएगा। बी इज द इनवर्स ऑफ ए बी को लिखेंगे ए इनवर्स इस तरीके। मतलब ये हुआ कहने का कि ए और ए इनवर्स हमेशा क्या होना चाहिए, कि आपस में इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। ठीक है, तो हम इसमें आपको थोड़ा सा इसका भी एक तरीका बता देते हैं कि पहचानने का कि इन्वर्ट मैट्रिक्स कौन किसको कहेंगे हम लोग। इन्वर्स मैट्रिक्स हमने देख लिया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इन्वर्स के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इन्वर्स मैट्रिक्स को फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, ये भी हमारे पास बहुत ही आसान सा है उपाय, इन्वर्स मैट्रिक्स को फाइंड कैसे करेंगे। पहली बात ये है कि इसमें याद रख लीजिए इन्वर्स मैट्रिक्स को फाइंड करने में। ठीक है, इन्वर्स मैट्रिक्स को 2 इंटू 2 का तो बहुत आसान है। ठीक है, आपको लंबा एक तरीका बाद में बताऊंगा, पहले फिलहाल एक शॉर्ट तरीका बता देता हूँ ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बना। कोई भी मैट्रिक्स आपके पास आ गया उसका इन्वर्स फाइंड करना। हाउ टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एक तो एक पहले से मैट्रिक्स दे रखा है, दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। तो आप कह सकते हैं कि ये ए बी मैट्रिक्स क्या था, ए का इन्वर्स है। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहला क्या है कि डायगोनल एलिमेंट ए डी और बी सी का प्रोडक्ट निकाल करके देखिए उसको कि वो जीरो के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो जीरो के इक्वल आ रहा है इसका मतलब इन्वर्स नहीं निकलेगा। ठीक है, और जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है इसका मतलब इन्वर्ट निकलेगा। जिन मैट्रिक्स का ए डी माइनस बी सी जीरो के इक्वल आ गया उसको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकलता है। ठीक है, अब इन्वर्स के लिए बहुत आसान से मैं आपके लिए पास एक तरीका लेकर के आया हूँ, शॉर्ट तरीका। ठीक है, वो क्या है कि देखिए आप जो डायगोनल एलिमेंट है ए डी, उस डायगोनल एलिमेंट को आप इंटरचेंज कर दीजिए, डी ए कर दीजिए। ठीक है, ए डी था तो ए को बदल दीजिए डी की जगह और डी को ले आइए ए की जगह। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है डायगोनल के ऊपर बी और सी, इनको निगेटिव साइन लगा दीजिए। ठीक है, और फिर इनको डिवाइड कर दीजिए आप। ये जो आपके पास 1 अपॉन ये जो आया था, जीरो नहीं आएगा तो कुछ तो आएगा ए डी माइनस बी सी, तो ए डी माइनस बी सी को डिवाइड कर दीजिए। ये बहुत शॉर्ट तरीका है आपको, इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास अगर आ गया, सपोज कर लिया जाए ये कि 3 5 1 एंड 2, ये एक मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने को आ गया। तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए 3 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 1, 3 टू द 6, 5 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये आपका ए डी माइनस बी सी 1 आ गया, मतलब इसका इन्वर्स निकल सकता है। इसका इन्वर्स होगा क्या, तो डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दिए, 3 2 था तो आप उसको क्या लिख दिए 2 और 3। ठीक है, उसी तरीके से नॉन डायगोनल एलिमेंट है तो माइनस फाइन कर दीजिए, -5 -1। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना, ये जो हमारे पास आया है ए डी और बी सी की वैल्यू 1 इससे, तो 1 से डिवाइड करने पे कोई असर नहीं पड़ता, तो यही हमारा इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए आपस में, ये दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देंगे। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक बात। तो हम आज के लिए जो है क्लास यहीं रहने देते हैं। ठीक है, आज हमने आपको बता दिया, कल हम इन्वर्स मैट्रिक्स के बारे में थोड़ी सी बात और करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है यहाँ तक बात। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आप लोगों से। आज के लिए इतना ही रखिए, मैंने इन्वर्स मैट्रिक्स के बारे में बता दिया है। ठीक है, फिर आप लोगों को कह रहा हूँ कि अगर इस पे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड में आ सकते हैं, ठीक है, उनको मैंने NICBA के ऐप पे डाल दिया है, वहाँ से आप उसको जा करके ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से जा करके। ठीक है, और उस पर जा करके आप क्रैश कोर्स से जा करके मटेरियल जो रिलेटेड है वो डाउनलोड कर लीजिए। फिर जो बातें बताई जा रही है उसके अकॉर्डिंग आप समझाइए, क्वेश्चन जो बनाइए, और फिर देखिए जो भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ जा करके चैट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं सवाल, हम उसको जवाब देंगे आप। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह हाफिज़, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में कल 7 बजे। ठीक है, सारे लोग 7 बजे तैयार रहेंगे, कल हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे।